आइए बच्चों आगे चर्चा करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए बहुत जरूरी है। आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझना है तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम को समझने के पहले हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए पहले उसको देख लेते हैं। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि यदि सपोज करिए आपके पास एक गोली है बंदूक की, ठीक है, हाथ में, और एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, और यदि आप किसी भी व्यक्ति को उस गोली से ऐसे फेंक के मारते हैं या उस पत्थर से फेंक के मारते हैं तो आप बताइए कि किसका इफेक्ट ज्यादा होगा उस व्यक्ति के ऊपर, किससे ज्यादा चोट लगेगी? या तो गोली से लगेगी या पत्थर से लगेगी। तो गोली हमारे हाथ से फेंकी हमने, ठीक है, और हमने पत्थर को इस तरह से फेंका है, तो आप बताइए किससे ज्यादा चोट लगेगी, किससे ज्यादा हर्ट होगा? पत्थर से होगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। लेकिन इसी जगह इसी पत्थर को मैं अपने हाथ से तेजी से फेंकूं और बंदूक से फायर करूं गोली को, तो कौन ज्यादा हर्ट करेगा? वो हर्ट करेगी गोली, क्योंकि यहां पर इस गोली की स्पीड बहुत ज्यादा है। मतलब इस पत्थर का या इस गोली का जो इंपैक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके मास और वेलोसिटी के ऊपर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास और वेलोसिटी है उससे जो इंपैक्ट पड़ रहा है ना, या फिर हम ये बोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो इंपैक्ट होता है वो किस वजह से पड़ रहा है? उसके मास से या उसकी वेलोसिटी से। तो ये जो इंपैक्ट की हम बात कर रहे हैं, दिस इंपैक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मोमेंटम इज द इंपैक्ट ऑफ वेलोसिटी विच डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इट इज द इंपैक्ट ऑफ वेलोसिटी, इंपैक्ट ऑफ वेलोसिटी विच डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, ये एक इंपैक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का। मतलब दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मास बढ़ेगा, यदि मास बढ़ेगा तो क्या हो रहा है भाई? वो इंपैक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, यदि हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं तो भी वो इंपैक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ये इन दोनों के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो मोमेंटम होता है इट इज डिनोटेड बाय पी। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं स्मॉल पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वेलोसिटी के। जब इसको साथ में लिखते हैं तो क्या होता है? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमवी हो जाता है। प्रोपोर्शनल आओगे तो एक कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाता है? एमवी हो जाता है। तो ये हो गया आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और हम लिख सकते हैं यहां पर, और लिख सकते हैं हम लोग, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये मास एंड वेलोसिटी का क्या है? एक प्रोडक्ट होता है ना, क्योंकि हमने यहां देखा कि भाई P जो होता है mv के बराबर होता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय P, है ना, इट इज, ऐसा लिख लीजिए यहां पर, इट इज डिनोटेड बाय P, स्मॉल p के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए मोमेंटम के बारे में और चर्चा करते हैं। जो मोमेंटम होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेलोसिटी में यदि डायरेक्शन की जरूरत है तो मोमेंटम भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लिख सकते हो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमने क्या देखा कि भाई ये मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये p से डिनोट करते हैं इसको, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूनिट ऑफ मोमेंटम। अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं? एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अब यहां पर देखें यदि हम, तो मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम। और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्या है? यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो क्या समझ में आया भाई? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय पी, और द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यदि हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें, कौन सी यूनिट है? एमकेएस या एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट है। ठीक है, और यदि हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या होती है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मोमेंटम जो होता है वो इंपैक्ट ऑफ वेलोसिटी होता है, जो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? मास इज, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
तो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कई बार आपने सुना भी होगा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, जैसे वो टीम लगातार जीतती जाती है तो आप क्या बोलते हैं, दिस टीम हैज मोमेंटम, है ना, उसने मोमेंटम पकड़ लिया है। तो उसका मतलब क्या है, उसने एक वेलोसिटी एक्वायर कर ली है, एक इंपैक्ट क्रिएट कर लिया है, जिसकी वजह से वो लगातार जीतती जा रही है। ठीक है, तो ये है मोमेंटम का मतलब। आगे बात करते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, जो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए बात करते हैं मोमेंटम की। ठीक है, सॉरी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो देखिए क्या होता है। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आगे आपको काफी सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे 100%। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो फोर्स होता है ना, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate of change of momentum। इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो जो मोमेंटम का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल पी है, मतलब जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है ना, मोमेंटम में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये ध्यान रखना है आपको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। मतलब ये पी जो है डेल पी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। जो मोमेंटम का चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स होता है। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम प्रूव भी कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें यहां से मिलेगा, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या था भाई हमारा फॉर्मूला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल T। ठीक है, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए हमें पता है जो P होता है, मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी हाँ, मास इनटू वेलोसिटी होती है। वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है कि P जो होता है वो क्या होता है, mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। क्या मैं पुट कर दूं यहां पर, ठीक है, तो F इज इक्वल टू, अच्छा ये प्रोपोर्शनल लाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, क्या आएगा, K आएगा। ठीक है, और P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, और अपॉन, सॉरी डेल टी लिख देता हूं, डेल वी लिख देता हूं, नीचे क्या लिखा था, डेल टी लिखा था। ठीक है, तो F इज इक्वल टू K m डेल वी अपॉन डेल टी हो गया। अच्छा ये डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ऑल्सो A इज इक्वल टू V अपॉन टी होता है, डेल वी अपॉन टी होता है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी जगह पुट कर सकते हैं, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K m V, सॉरी m A आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K m इंटू A आ जाएगा, वेयर K इज इक्वल टू 1, K कितना होता है, 1 हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा ma, क्या आ गया, F इज इक्वल टू ma। ये कहां से आया, हमने क्या किया भाई, P की जगह mv पुट कर दिया, और v अपॉन टी मतलब डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो इसकी जगह मैंने एक्सेलरेशन पुट कर दिया, तो क्या मिल गया, F इज इक्वल टू K में मिल गया, और K की वैल्यू कितनी थी, 1, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, ma आ गया। ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे, 100% इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी इसके क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, तो F इज इक्वल टू कितने आ गया, ma आ गया। ठीक है, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कैसे,
कि सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 20 किलोग्राम है। कितना है 20 किलोग्राम है। तो आपको निकालना है कि भाई उसका क्या निकालना है भाई, यदि उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट है कितना 20 किलोग्राम का, उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। क्या पूछा है उसने, एक्सेलरेशन कितना होगा। आपको मालूम भाई F इज इक्वल टू कितना होता है, ma होता है। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F बाय m हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे भाई, इस A की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो F कितना है भाई, F है 5 न्यूटन, है ना, और मास कितना है भाई 20 किलोग्राम। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाई 20, 20 5 4 जा 20, तो 1/4 आ गया, और 1/4 मतलब 0.25 कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन काफी सारे मिल सकते हैं। आगे जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और मजा आएगा इसको समझने में। ठीक है, समझ में आया। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला मिलेगा F इज इक्वल टू ma। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा कि भाई हमें पता है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, उसमें 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसे में निकाला हमने, F इज इक्वल टू ma होता है, तो A इज इक्वल टू F बाय m हो जाएगा। F की वैल्यू 5 न्यूटन दी थी और मास दिया था 20 kg। जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब इस पार्टिकल की कितना एक्सेलरेशन लगेगा, 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है,